हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये वाली किताब हम पहले शुरू कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज हम ये शुरू कर रहे हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। वैसे शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ये छोटा सा चैप्टर है, इसको 10-15 मिनट में खत्म करते हैं हम। तो मेरी आंखों में आंखें डाल लो और कानों में ईयरफोन्स डाल लो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ये है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब से जो है हम ट्रेस कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को, कि यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स शुरू हुई थी। जो स्टडी है, जो इकोनॉमिक्स है, यहीं से शुरू हुई थी जब इन्होंने ये किताब लिखी थी। अब जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है बढ़ती गई, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे जो है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स भी बढ़ता गया, ईयर बाय ईयर बढ़ता चला गया। थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानेंगे तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है, आप वर्ड देख पा रहे हो इकोनॉमिक, ये डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला है ओकियोस एंड दूसरा है नेमियन। ओकियोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नेमियन का मतलब होता है टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एंड पहले से जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था, तो ये पुरानी बातें हो गई और अब जो है इसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब आ जाता है। इकोनॉमिक्स का जो है क्या मीनिंग है, देखो इसके 4 मेनली मीनिंग्स आपको इस चैप्टर में लिखे गए हैं। पहला है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरा है वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरा है स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड चौथा है ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 4 प्रकार की डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। इन चारों डेफिनेशंस को और ज्यादा अगर हम डिटेल में जानना चाहेंगे तो अगली स्लाइड पर हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं वेल्थ डेफिनेशन से। देखो, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है वेल्थ की, जो वेल्थ को स्टडी करती है। एंड एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो है वेल्थ पैसा नहीं होता। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो हम कहेंगे वेल्थ मीन्स मनी, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये जो टर्म है वेल्थ, इसका मतलब होता है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि वो चीज है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम वेल्थ कहते हैं इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इन वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज, जो भी लोग एक्टिविटीज करते हैं पैसा कमाने के लिए, यानी कि गुड्स को बनाने के लिए और गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं हम, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अंकल। जो ये जो अंकल है हमारे, वैसे इन्हें आप सर भी कह सकते हो पर हम यहाँ पर इन्हें अंकल कहेंगे। अब हमारे ये अंकल मेनली इंटरेस्टेड रहते थे उन चीजों को स्टडी करने में जिससे कि जो वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस है वो इंक्रीज करी जा सके, हर नेशन की वेल्थ को बढ़ाया जा सके, ऐसी चीजों में ये इंटरेस्ट रखते थे हमारे एडम स्मिथ अंकल। आगे बातचीत करेंगे, यो है वेलफेयर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल अंकल। इनको भी अंकल बोलेंगे हम, ये है हमारे एल्फ्रेड मार्शल अंकल। एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ अ मैन, एक आदमी पैसा कैसे कमाता है और उसको कैसे खर्च करता है, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। अब एल्फ्रेड मार्शल ने एक और चीज कही थी, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि मटेरियल वेलफेयर, लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, हम जिन सर्विसेज का, जिन गुड्स का फायदा लेते हैं, उस तरह की वेलफेयर को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहा था इकोनॉमिक्स। अब होता क्या है वो आगे पता चल जाएगा, लेकिन इनने यही कहा था हमारे एल्फ्रेड मार्शल सर ने, सॉरी एल्फ्रेड मार्शल अंकल। आगे चलेंगे, तीसरे अंकल आएंगे जो कि है हमारे लियोनल रॉबिन्स। इन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब लियोनल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग थी इकोनॉमिक्स एक साइंस जो कि स्टडी करती है, जो कि पेन चल जा यार, जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और आसान भाषा में समझने की अगर हम इस चीज को कोशिश करेंगे तो इनकी डेफिनेशन जो है हमें सिर्फ 3 चीजें बताती थी, अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो कि इनकी डेफिनेशन जो है डिफाइन करती थी, द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ेंगे, चौथे अंकल आ जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी डेफिनेशन बनाई थी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इनकी जो डेफिनेशन है उसी को आज के टाइम पर माना जाता। इनने करी थी असली पते की बात, वो क्या करी थी उसे जान लेते हैं। ये अंकल है हमारे प्रोफेसर सैमुअलसन। अब इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें कि एक आदमी और एक सोसाइटी चूज करती है पैसे के साथ या पैसे के बिना टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। अब इस अंग्रेजी डेफिनेशन का क्या मतलब हो गया वो हम आपको इंसानी भाषा में अब एक्सप्लेन करेंगे। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक स्टडी
है जिसमें एक पर्सन या फिर एक सोसाइटी चूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उससे ज्यादा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, किन गुड्स को बनाया जाए, कितने लोगों में कितनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। ये जो है इनकी डेफिनेशन कहती थी इकोनॉमिक्स की, जो कि आज के टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट है। आज के टाइम पर इन्हीं की डेफिनेशन चलती है। तो ये थे हमारे प्रोफेसर सैमुअलसन, जो कि एकदम बढ़िया आदमी थे, इन्होंने मस्त डेफिनेशन बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर आती हैं कुछ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये चैप्टर में लिखा था तो मैंने भी कवर कर लिया। इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। ज्यादा डिटेल में जानना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देख लो। एक्टिविटीज के बारे में हमने और ज्यादा डिटेल में उस चैप्टर के अंदर बात करी है। आप किताब भी पढ़ सकते हो, मेरा वीडियो भी देख सकते हो। ये लाइट दिक्कत क्यों कर रही है यार? हाँ ठीक हो गई। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, जो कि पहला है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। दूसरा आदमी होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तीसरा आता है सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर वो होता है जो किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिससे कि उसको पैसा मिले इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी। एंड चौथा आदमी होता है सर्विस प्रोवाइडर, जो कि फीस के लिए काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर एटसेट्रा, ये लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। थोड़ा आगे चलेंगे, ये लास्ट टॉपिक है जो कि है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं: कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। कंजम्पशन के अंदर हम पढ़ते हैं वांट्स, उनका ओरिजिन, उनका नेचर एंड उनके कैरेक्टर्स एंड वो लॉज जो उनको गवर्न कर रहे हैं। यानी कि वांट्स क्या होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनको कौन से लॉज गवर्न करती हैं, ये सब हम कंजप्शन के अंदर पढ़ते हैं। अगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसका मतलब, इसके बेसिक फीचर्स, इसके भी गवर्निंग लॉज। जो तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सचेंज, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब किताब लगा के प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन, कौन सी चीज कितने रुपए की होगी, कितने रुपए में बिकेगी, ये चीज जो है डिफाइन करी जाती है डिमांड एंड सप्लाई को देखकर। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आ जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जिनमें पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योर। लैंड बोले तो वो जमीन जिसके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं अपना। लेबर वो लोग जो उस जमीन के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे लिए वर्क करते हैं। तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल बोले तो पैसा। और एंटरप्रेन्योर यानी कि उस पूरी कंपनी का, उस पूरे सिस्टम का मालिक, जो उसको पूरे को रन कर रहा होता है, उसी के ऑर्डर चलते हैं पूरे सिस्टम में। जो लेबर है वो भी उसी की बात मानती है, पैसे को भी वही मैनेज करता है, लैंड को भी जो है वही मैनेज करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर देखो 4 चीजें होती हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट बोले तो जमीन का जो हमें किराया देना होता है वो। वेजेस वो होती है जो हम लेबर को अपने पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं। एंड इंटरेस्ट होता है वो जो हमें पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है हमारे कैपिटल के ऊपर। एंड चौथा प्रॉफिट, जो कि है एक एंटरप्रेन्योर जो लास्ट में पैसा अर्न करता है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ये सब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस बोले तो जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक के लिए काम, जो भी पैसा वैसा रहता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की इनकम एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे वगैरह, उन सबको हम स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। इसी के साथ आपका ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स बिगिन। इसका मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। देखो अलग अलग लोगों के लिए जो है इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे कि क्रिकेट फैन के लिए अलग होगा, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए अलग होगा, वेदर डिपार्टमेंट के लिए अलग, और एक शेयर ब्रोकर के लिए अलग। अब क्या क्या मतलब हो सकते हैं वो भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहले क्रिकेट फैन की बात करेंगे तो क्रिकेट फैन के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो हो सकती है न्यूमेरिकल इन्फो एंड डेटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर। किसी क्रिकेटर ने कितने रन स्कोर करे किस किस मैच में, उसका पूरा डेटा उसके लिए स्टैटिस्टिक्स होगा। बात करेंगे शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वहां पर वो बात करेगा शेयर प्राइसेस की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शेयर्स के प्राइसेस कब ऊपर गए, कब नीचे गए, पास्ट की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो डेटा है, वो एक शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिस्टिक्स है। अब बात करोगे गेमर की, तो उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले, टोटल विन्स कितने किए, उसका KD रेशियो कितना था, यानी कि किल डेथ रेशियो। रुको रुको रुको, कहाँ KD देखने जा रहे हो क्या अपनी? भाई साहब वीडियो के बाद में देखना, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करेंगे एक यूट्यूबर के लिए स्टैट्स क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं उसके सब्सक्राइबर काउंट, किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, पर्टिकुलर दिन पे, पर्टिकुलर महीने के टोटल व्यूज, या फिर अर्निंग्स फ्रॉम अ वीडियो। इस तरह से अर्निंग, सब्सक्राइबर्स, व्यूज जैसी चीजों को काउंट करना, उसका जो एक सिस्टमेटिक डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है एक
यूट्यूबर के लिए। बाकी स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक साइंस नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स भी होती है, नंबरों की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं इसके अंदर। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो, क्वालिटेटिव वो चीज है जो एक्सप्रेस करी जा सकती है नंबर्स के अंदर, जैसे कि मार्क्स इन अ एग्जाम, स्कोर इन अ गेम, हाइट्स ऑफ पीपल एटसेट्रा। क्वालिटेटिव क्या होता है जो कि नंबरों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। आगे चलेंगे, इसके मतलब की बात करेंगे तो दो तरह से हमें इसके मतलब बताए गए हैं, इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस में देखो ये होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा को पहले कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना एंड फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि उसका एक्चुअल यूज कर पाना। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। बाकी बात करेंगे प्लूरल सेंस में इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे बात होती है एग्रीगेट्स के बारे में, यानी कि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के बारे में। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं और एस्टिमेटेड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस, किसी प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के उनको प्लेस कर दिया जाता है। एग्जांपल इसका ले सकते हैं, डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के 10वीं क्लास के 5 टॉपर्स का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो आ सकती है प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिक्स उसको कहा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा और आगे चलोगे, इन दोनों में कंपैरिजन एग्जैक्टली जान लेते हैं, इन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। देखो, जो प्लूरल सेंस है वो डील करता है न्यूमेरिकल इन्फो के साथ, वेयरएज जो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स है वो है एक बॉडी ऑफ वेरियस मेथड्स एंड टूल्स, इसके अंदर वेरियस मेथड्स एंड टूल्स होते हैं डेटा को स्टडी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एटसेट्रा। बाकी देखो, प्लूरल सेंस में जो है ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, एंड सिंगुलर सेंस में जो है ये बेसिकली एक टूल ऑफ एनालिसिस है जिससे एनालाइज किया जा सके उस डेटा को। सिंगुलर सेंस में सिर्फ यही है इसका काम। बाकी प्लूरल सेंस में ये जो है ऑफन रॉ स्टेट में होता है, रॉ स्टेट में ज्यादातर होता है एंड उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंगुलर सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज को प्रोसेस किया जाएगा रॉ डेटा को, एंड जब उससे कुछ यूजेबल बनाया जाएगा डेटा का। बाकी प्लूरल सेंस में जो है क्वांटिटेटिव होता है, एंड सिंगुलर सेंस में ये बस एक ऑपरेशनल टेक्निक है। थोड़ा और आगे चलोगे तो इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, यानी कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो रॉ डेटा होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे तो स्टडी करने में, लेकर अगर हम उसे ही एक प्यारे से ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी हमको, वो जो है काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया जा सकता है, उनके बीच में कंपेरिजन किया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, यानी कि पॉलिसीज बनाने के लिए हमारे पास डेटा जो बहुत ज्यादा होता है रॉ फॉर्म में। अब जब उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लॉट कर देंगे तो वो चीज जो है ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी एंड ज्यादा मदद हमको मिलेगी पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए। खैर, मैं तो पॉलिसीज नहीं बना रहा हूँ, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होती हैं तो उनको इसका ये यूज होता है। बाकी फॉरकास्टिंग में इसकी मदद ली जा सकती है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का वेदर कैसा रहा, कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, इन सब चीजों को जानकर थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि फ्यूचर के आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है वेदर में। तो ये चीज जो है करी जा सकती है जब डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से प्लॉट किया जाएगा। बाकी हो सकता है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाए हम और उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दें, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख दें स्टैटिस्टिक्स के तरीके से, तो उस चीज को समझा जा सकता है, उसका कुछ यूज किया जा सकता है सच में। बाकी इंडिविजुअल नॉलेज को जो है एनलार्ज किया जा सकता है एंड एक्सपीरियंस को भी एनलार्ज किया जा सकता है। कोई भी आदमी को नॉलेज है वो उस चीज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखेगा, जब स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने किसी आइडिया को वो लिख कर देखेगा तो जो है चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी, उसकी जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है वो बढ़ता चला जाएगा एकदम स्पीड से। तो मैं भी कभी कभी करता हूँ, ये ग्राफ्स वगैरह बना लेता हूँ, उनके ऊपर चीजों को प्लॉट कर करके, काफी बढ़िया लगता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बढ़ता है। इट इज वेरी गुड, आप लोगों को भी करना चाहिए कभी कभी। सो लेट्स गेट अहेड। बाकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, स्टैट्स की आखिर जरूरत क्या है। देखो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जरूरत हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए अलग एंड बिजनेस के लिए अलग। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट को इनकी क्या जरूरत हो सकती है स्टैटिस्टिक्स की। देखो, गवर्नमेंट में बहुत सारे काम होते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो उनके लिए स्टैट्स की काफी जरूरत होती है। बाकी कुछ पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स, नंबर्स, फॉरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस। इन सबको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए। वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर गाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स की पॉपुलैरिटी के बारे में उनको स्टैटिस्टिकल मेथड से ही पता चलता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है कि आखिर हम कितने पॉपुलर हैं। आगे आता है इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आखिर स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसी की बात करेंगे। अब देखो, फॉर्मुलेशन करा जा सकता है इकोनॉमिक
लॉस का काफी आसानी से, क्योंकि जब डेटा रॉ फॉर्म में होगा तो उसको समझना मुश्किल है, उसका एक्चुअल यूज करना मुश्किल है। लेकिन जब सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होगा तो उसका एक्चुअली यूज करा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है और कुछ उससे फायदा लिया जा सकता है। बाकी अंडरस्टैंड किया जा सकता है एंड सॉल्व किया जा सकता है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम इससे स्टडी कर सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन जो वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एंड स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड लास्ट में आता है प्राइस एनालिसिस। ये जरूरत है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे चलोगे तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या यूज है स्टैटिस्टिक्स का। इकोनॉमिक प्लानिंग की हर एक स्टेज के ऊपर यहाँ पर फिगर्स की नीड होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की नीड होती है। कहीं ना कहीं बात नंबरों की होती है और नाप तोल की होती है, और वो चीज़ है स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो बिना उसके इकोनॉमिक्स चलती नहीं है। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज के अमाउंट्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, ये डिटरमाइन करा जा सकता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। हमारे जो रिसोर्सेज है वो खर्च तो नहीं होते जा रहे हैं, खत्म तो नहीं होते जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये चीज जो है पता लगाई जा सकती है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके। बाकी लास्ट में एक पॉइंट है टू रिवील क्रूशियल एरियाज लाइक इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ये सब चीजें भी जो है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ही जानी जा सकती हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपल शब्दों में बोले तो पैसे की वैल्यू में गिरावट। अब ज्यादा डिटेल में जानना है तो यार रिसर्च कर लो इंटरनेट के ऊपर, इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, आखिर क्या है स्टैटिस्टिक्स की। फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस यूनिट, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, लास्ट में अकाउंटिंग के लिए। ये कुछ यूजेस हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। अब लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि मैं आपसे अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी कुछ कमियां हैं। ये जो है देखो क्वालिटेटिव फेनोमेना को स्टडी नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर बात सिर्फ नंबरों में होती है, विशेषताओं में नहीं। आप कितने सुंदर हो, कितने समझदार हो, इसकी बात यहाँ पर नहीं होगी। आपका IQ कितना है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपके मार्क्स कितने आते हैं, इन चीजों की बात ही सिर्फ स्टैटिस्टिक्स कर सकता है। ये ब्यूटी को नहीं नाप सकता लेकिन हाइट को नाप सकता है। बाकी इंडिविजुअल्स से ये बात नहीं करते ये सिर्फ एग्रीगेट्स को स्टडी करता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब होती है ना तभी स्टैटिस्टिक्स काम का है। किसी एक आदमी कि सिर्फ एक छोटी सी चीज की आप बात करोगे तो स्टैटिस्टिक्स उसमें कुछ काम नहीं करती। जैसे कि इस समय आपकी हाइट कितनी है, अब उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्या लेना देना। लेकिन आपकी पिछले सालों में कितनी हाइट रही है, कितनी बढ़ती रही कि नहीं, उस चीज को जब आप स्टडी करोगे, कई साल का डेटा जब आप लाओगे, एग्रीगेट डेटा जब वो हो जाएगा तभी इसका यूज है। लेकिन आप सिर्फ एक साल में दिखा दोगे कि हाँ इस समय मेरी हाइट इतनी है, तो क्या करोगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या यूज है वहां पे। तो जो है इंडिविजुअल्स की बातचीत यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ एग्रीगेट्स की ही बात होती है। जब तक डेटा बहुत सारा नहीं होगा तब तक इसका कोई काम नहीं है। बाकी इसको मिसयूज बहुत आराम से करा जा सकता, क्योंकि किसी भी खराब से खराब इन्फॉर्मेशन को, गलत से गलत इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखा दो लोगों को, पीपल विल बिलीव यू। बाकी रिजल्ट्स जो है वो ट्रू कभी कभी होते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर झूल झाल होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी। बाकी जो सिर्फ एक्सपर्ट्स हैं वही इसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होती है स्टैटिस्टिक्स की। जितनी अच्छी आपको नॉलेज होगी उतना अच्छा आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, उतना ज्यादा आप उससे आउटपुट निकाल पाओगे। बाकी हम और आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकते इससे। बाकी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस और हेटेरोजीनस के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था साइंस के अंदर। होमोजीनस मतलब जिसमें मिलावट ना हो, एंड हेटेरोजीनस जिसके अंदर मिलावट हो। अब मिलावट का स्टैटिस्टिक्स के क्या लेना देना वो भी हम आपको बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी एक चीज के डेटा की ये बात होगी, दो चीजों की नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर और किसी नॉर्मल पर्सन की हाइट, या फिर किसी सिटी का वेदर फोरकास्ट। तो क्या आप इन तीनों चीजों को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। मतलब सब्सक्राइबर्स जो है वो नंबरों में होते हैं, बोले तो नेचुरल नंबर्स में होते हैं, लेकिन जो हमारा वेदर है वो सेल्सियस में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। तो क्या सब्सक्राइबर्स आपके डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। क्या आपकी हाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है? तो उन चीजों को एक साथ नहीं रख के नापा जा सकता। ये जो है होमोजीनस इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए। हाइट है तो हाइट की बात होंगी, सेंटीमीटर में, मीटर में हाइट नापी जाएगी। और जब टेम्परेचर नापा जाएगा तो वो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाएगा। हाइट और टेम्परेचर एक साथ नहीं रखे जा सकते, क्योंकि हाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं हो सकती और जो टेम्परेचर है वो सेंटीमीटर में नहीं हो सकता। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।